बस्तर की ओर रुख करते हैं, जहां विकास, सुरक्षा और शांति की बात को लेकर बंसल न्यूज ने कार्यक्रम आयोजित किया है। बस्तर को लेकर अक्सर चर्चाओं का एक लंबा दौर चलता रहा है। गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है। बस्तर के लिए यही कहा जाएगा, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। वर्तमान हमें संभालना होगा, भूत और भविष्य बस्तर का उज्जवल है। तो दीप प्रज्वलन की ये पारंपरिक तरीके से साथ शुरुआत हमारे बीच धर्मपाल सैनी जी हैं। हम बेहद ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनको अपने बीच पाकर। पूरा जीवन उन्होंने बस्तर के विकास के लिए दिया है, बस्तर के लिए सोचा है। मैं चाहूंगा कि पुस्तक भी लाएं और धर्मपाल सैनी सर को एक स्मृति चिन्ह के रूप में हम यहाँ पर देंगे। बता दें कि बस्तर प्रगति के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब बात है बस्तर के विकास की, और बस्तर के विकास को लेकर सुरक्षा और शांति विषय पर कार्यक्रम बंसल न्यूज ने आयोजित किया है। जी जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है, और अब वो क्या सोचते हैं बस्तर को लेकर, क्या उनकी थीम है, क्या भविष्य होना चाहिए, क्या भूत रहा है, इन तमाम विषयों पर वो अपने विचार रखेंगे। आग्रह करूंगा इस चर्चा को आप आरंभ करें। बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं इस पेशकश में जो बंसल न्यूज़ की तरफ से हम व्यूवर्स के लिए, दर्शकों के लिए और अपने लिए भी। बस्तर एक रहस्य भी है और बस्तर समाधान भी है बहुत सारी चीज़ों का। रहस्य इसलिए है कि प्रकृति ने इसे बहुत बख्शा है, प्रकृति ने इसे अपने अनमोल खजाने से नवाजा है। लेकिन वो रहस्य बड़ा सुंदर रहस्य है। लेकिन जो दूसरा रहस्य बना नक्सलवाद को लेकर, वो पीड़ादायक है। हमने कश्मीर को इस तकलीफ से गुजरते देखा। 80 के दशक से लेकर 84 और उसके कुछ अरसे बाद तक पंजाब को देखा, और अभी देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। धर्मपाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो शांति के पुजारी हैं, जिन्होंने अहिंसा को सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का उपकरण पाया है, टूल पाया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा बस्तर को, और बस्तर किस तरह शांति, सुरक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, आज ये बड़ा मेरे लिए बड़ा अवसर है कि मैं आप लोगों के सामने, ये बड़ा अवसर है कि मैं आपके सामने
थोड़े में बस्तर के बारे में अपने अनुभवों को शेयर करूं। ये जो मुझे ये पत्रिका मिली है उसका पहले लाइन है कि बस्तर विकास के नए नए सोपान गढ़ रहा है। इसमें तो कोई संदेह नहीं। 45 साल पहले ही जब मैं यहाँ आया था तब के बस्तर में और आज के बस्तर में बहुत अंतर है। लेकिन इसके पीछे 70-72 साल की बहुत कठिन परीक्षाओं की घड़ी पार की हुई स्थिति है। यहाँ के विकास के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, तरह तरह के प्रयत्न किए गए, लेकिन उस सब में एक बात का ध्यान रखा गया और वो ध्यान ये रखा गया कि यहाँ की जो संस्कृति है वो संस्कृति में अधिक से अधिक जो कुछ भी उसकी मूलभूत भावनाएं हैं उनकी रक्षा करते हुए विकास किया जाए। इसलिए यहाँ विकास की प्रक्रिया बड़ी कठिन रही। और जैसे अपन सुनते हैं कि महावीर स्वामी जी जब चलते थे तो हर कदम बड़ा देख के रखते थे, क्योंकि प्राणी तो बीच में, छोटी चींटी तो नहीं आ रही बीच में। ऐसे यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की जो अपनी आस्था थी उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हुए या उसकी मूलभूत भावनाओं को बरकरार रखते हुए यहाँ विकास को एक अंजाम देने की कोशिश की गई। इसलिए वो धीमा जरूर हुआ, लेकिन वो उस कहानी को हम याद कर सकते हैं कि खरगोश बड़ी तेजी से निकला लेकिन बीच में सो गया, लेकिन बस्तर कच्छू की चाल से बराबर अपना विकास करता हुआ चल रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि अपनी उस आस्था की, अपनी संस्कृति की उन मूलभूत भावनाओं को जिंदा रखने की पूरी सजगता के साथ कर रहा है। यहाँ जब मैं आ रहा था तो गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत विनोबा जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था, एक प्रश्न पूछा था कि तुम बस्तर जा रहे हो, वहाँ तुम जानते हो कि हिंदुस्तान का जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ है? मैंने कहा था कि बाबा मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ और वो 3/4 से अधिक ट्राइबल बेल्ट के धरती के नीचे यहाँ का खनिज पदार्थ है। तो उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही जिससे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ अधिकांश लोग नहीं सोचते हैं, शायद 99% लोग नहीं सोचते उस बारे में, कुछ थोड़े से लोग हैं जो सोचते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर की धरती के नीचे भारत का 3/4 से अधिक खनिज पदार्थ हैं। वैसे ही बस्तर की धरती के ऊपर 1000 साल से अनछुई प्रतिभा पड़ी है, उसको छुआ नहीं 1000 साल से किसी ने भी। 1000 साल गुजर गए, वो अनछुई प्रतिभा है। तुम्हारा मुख्य काम होगा कि वो जो अनछुई प्रतिभा है उसको विकसित करना, उसको निखारना, उसको ढूंढना, उसको निखार करके अवसर देना। मैंने अपनी पूरी शक्ति भक्ति युक्ति से उनके इस आदेश का पालन करने की कोशिश करी और मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ के बच्चों ने, जो नई पीढ़ी है और यहाँ के लोगों ने, जो उनके माता पिता के रूप में एक पिछली पीढ़ी के थे, उन्होंने मुझे कभी निराशा का अवसर नहीं आने दिया। दूसरे तो झमेले बहुत खड़े हुए, लेकिन इस मामले में उन नई पीढ़ी और उनके जो पालक वर्ग था उसने मुझे कभी भी परेशान होने का मौका नहीं दिया, बल्कि जब भी कोई संकट की घड़ी आई वो मेरे साथ खड़े हुए मिले मुझे। एक दूसरी बार मैं थोड़ा असमंजस में था कि मैं कहीं गांधीयन विचारधारा से भटक नहीं जाऊँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो बहुत समस्या है, हर कदम पर चुनौती है। और जब ये नक्सलवादी मूवमेंट यहाँ आया तो उसके बाद से तो समस्याएं जो हमारे अंदर के आश्रम थे वहाँ मुझे और रोज़ ही कुछ न कुछ सुनने को मुझे मिलता था, और उसमें से मैं गांधीयन रास्ते को निकालने की कोशिश करता था। और गांधीयन रास्ता इस मामले में है कि खूब प्रेम करो, उससे समझाओ, विचार दो, प्रेम करो। ये दो ही रास्ता है कि या तो विचार से समझाओ या प्रेम से समझाओ। प्रेम से नहीं समझता तो विचार से समझाओ। मैंने इसका भरपूर उपयोग किया और मुझे नहीं याद है कि मैं किसी समस्या से पार नहीं पाया। तो एक बार जब मैं बहुत असमंजस में था, सोचा था क्या किया जाए, तो विनोद जी ने मुझे, हम लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा तुम जानते हो गांधी दर्शन क्या है? मैंने कहा वाह पढ़ा तो बहुत है, लेकिन कभी कभी जब मैं उसको आचरण में लाना चाहता हूँ उस समय महसूस करता हूँ कि क्या है, मैं क्या करूँ, ये सवाल हमेशा खड़ा होता है। उन्होंने कहा देखो तुम किन गुणों को सब में श्रेष्ठ मानते हो, 5-6 गुण बताओ अपने कि जिनको तुम श्रेष्ठ मानते हो।
तो मैंने कहा सत्य, प्रेम, करुणा, परिश्रम, सेवा वगैरह 5-6 नाम दिए। बोले बस ठहर जाओ, ये जो तुम गुण है ना, इन गुणों को जनता की सेवा में पूरी तरह से झोंक दो, बस ये गांधी दर्शन है। धर्मपाल जी, एक जिज्ञासा हम सबके मन में है। अभी हम पेंडेमिक से जूझे हैं, महामारी से, और अभी भी अब टीकाकरण में आज ये उम्मीद हमारे सबके मन में है कि अब जल्दी इससे बाहर निकलेंगे। अभी भी ये मास्क महोदय मेरे साथ ही चलते हैं और हम में से अधिकांश लोगों के साथ चलते हैं और जीवन का हिस्सा हो गया। जल्दी में मैं सैनिटाइजर लाना भूल गया। आप 94 वर्ष के हो चले, 91 तक पहुंचने का राज क्या है सर? मैं और विषयों पर तो मैं जानना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, और कोरोना में तो हमने और ध्यान रखा, विटामिन की गोलियां लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। आपने गांधीवादी जीवन शैली को तो अपनाया, लेकिन कुछ हमारे साथ युवा साथी बहुत सारे हैं, ये जरूर जानना चाहेंगे कि 91 तक फिटनेस के साथ आना। अभी आपने देखा सीढ़ी अकेले चढ़ी है ना, कोई किसी सहारे की जरूरत नहीं है, और अभी भी चेहरा भी ऐसा है कि मुझसे अधिक ही रौनक नजर आ रही है जी। इसका मूलभूत से मुझे बचपन में मेरे पिताजी ने, जब मैं तीसरी क्लास में था, मुझे गीता ला के दे दी और बोले इसको तुम 2-3 श्लोक रोज पढ़ोगे। संस्कृत में समझता नहीं था और ना पढ़ सकते थे, उसमें संस्कृत तो थी नहीं, गुलामी के दिन थे। हिंदी को तो वर्नाकुलर कहा जाता था, वर्नाकुलर माने दासों की भाषा, ये कहा जाता था। हमको छठी में ये बात मालूम पड़ी, और छठी में हमने अपने पेपर को काट दिया था, वर्नाकुलर शब्द काट के हिंदी लिखी थी, तो मैं उसको पढ़ा करता था। तो कुछ बातें मुझे लगी, जैसे कर्मयोग, ज्ञानाग्नि सर्व भस्मानि करते कुरते अर्जुन वगैरह वगैरह, ये शब्द मेरे जहन में उतर गए, और ये जहन में उतर गए, और ये मेरे जीवन प्रणाली के, जीवन शैली के अंग बन गए धीरे धीरे, एक कारण। दूसरा, योगा का रामकृष्ण परमहंस मुझे पढ़ने को मिल गया 7वीं 8वीं क्लास में, विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस। तो उनसे मैंने जो सीखा, आध्यात्मिक दिशा पकड़ ली, आध्यात्मिक दिशा पकड़ी, और विवेकानंद जी से मैंने ये खेल के मैदान पकड़ लिया। खेल का मैदान मेरे को ये बहुत आध्यात्मिक दुर्बल पते, मैं दुबला पता जरूर हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे मरियल लोग नहीं चाहिए जो वो नहीं करे। मुझे तो फुटबॉल के मैदान में खेलने वाले लोहे की नसें वाले हैं, मैं दुबला वाले ही हूँ, लेकिन मेरी फौलादी नसें हैं, और मैं अभी भी खेलता खिलाता हूँ। अभी भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दौड़ लगा सकता हूँ। चलने फिरने का तो 5-7 किलोमीटर मेरे लिए बिल्कुल आसान काम है। मैं रोज़ 4-5 किलोमीटर घूमता हूँ बहुत आसानी के साथ में, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। और बचपन से ही मैं योग और प्राणायाम इसके सहारे हूँ। अभी भी अगर मुझे कुछ थोड़ी सी शिथिलता आती है, जो मौसमी होती है, छोटी मोटी बीमारियाँ हमारी आ भी जाती हैं, तो मैं आयुर्वेद का ही उपयोग करता हूँ। एलोपैथी का उपयोग जरा बाद में करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन अधिकांश बीमारियों को ठीक मैं कर देता हूँ योगा और प्राणायाम से, और सादगी से, सादे खाने से। इसका मतलब ये नहीं बेस्वाद खाना नहीं खाता हूँ, वो खाना तो अच्छे खाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सादा खाना खाता हूँ, और एकदम नियंत्रित खाना खाता हूँ। नफा तोला है, बिना जितना नहीं। मंत्र हमको मिले हैं, योग और प्राणायाम, 2 महत्वपूर्ण मंत्र। और एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि जब भी कभी बीमारी आई तो पहले आयुर्वेद का सहारा लिया, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लिया। सर, तनाव एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो ऐसा मेहमान है कि दरवाजे पे आके खड़ा ही हो जाता है। आप उससे कितना भी दूर रहने की कोशिश करें। हमारे नौजवान बैठे हैं, हमारी दंतेश्वरी ब्रिगेड बैठी हुई है यहाँ, यंग जनरेशन है, इनसे जिस दिन इनके पेरेंट्स और पड़ोस वाली आंटी पूछ लेती हैं बेटा आप 12th के बाद क्या करोगे, उस दिन दिमाग खराब हो जाता है। उस दिन टेंशन इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि ये सिन्हा आंटी को यही परेशानी है कि हम क्या करेंगे, इनका बेटा क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये हमसे ज़रूर पूछेंगे। आप लोगों को ये टेंशन होता है कि जंगल है, नक्सली हैं, सुरक्षा व्यवस्था है। हम पत्रकारों को ये टेंशन रहता है कि 24 घंटे की खबरें नहीं रही, हमारी मुसीबत हो जाएगी। तो ये सब तनाव के बीच में आपकी ये मुस्कुराहट सर, जो 24 कैरेट है, कहाँ से लेकर आ? देखिए,
मैंने जो सीखा, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते पढ़ते मैंने जो सीखा, उससे एक बात सीखी कि अगर समस्या मानव के द्वारा निर्मित है तो मानव बुद्धि के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए अगर टेंशन आता भी है तो मैं उसको पॉजिटिव रूप में लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस अगर मुझे टेंशन आ गया तो मेरी जो निर्णय शक्ति है वो एकदम जाग जाती है। मेरी चिंतन शक्ति उतनी नहीं जागती, लेकिन मैं उस समय मेरी निर्णय शक्ति जागती है और मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, फटाफट निर्णय करता हूँ। अगर मेरे में टेंशन नहीं होता है तो मैं सोचता ज़्यादा हूँ, और टेंशन आ गया तो निर्णय करता हूँ और उस समाधान में लग जाता हूँ। फिर ये नहीं सोचता कि परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, परिणाम अच्छा ही होगा, तो मैं बुद्धि के साथ में सच्चाई के साथ काम करता हूँ। बात है कि तनाव से, खासतौर से हमारे यंग जनरेशन के जो बच्चे बैठे हैं, कि तनाव से डरिए मत। तनाव आएगा, अमिताभ बच्चन के सामने भी आया, अजिंक्य रहाणे के सामने भी आया, और कंगना उनके सामने भी आया, है ना, शिवसेना के सामने भी आएगा, क्योंकि उसका काम है तनाव में डालना, चैलेंज लाना। लेकिन तनाव पॉजिटिव होना चाहिए। मेरी नाक क्यों ऐसी है, ये तनाव का विषय नहीं होना चाहिए। मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी, जो ईश्वर ने हमें दिया है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अजिंक्य रहाणे कितने लंबे हैं, सचिन तेंदुलकर कितने बड़े थे, लेकिन वो अगर ऋतिक रोशन के साथ खड़े होते हैं तो मुझे दोनों खूबसूरत लगते हैं। सचिन तेंदुलकर और अजिंक्य रहाणे और ऋतिक रोशन, किसी में कोई कमी नहीं दिखती। लता मंगेशकर और ऐश्वर्या राय खड़ी हो जाए तो मैं तो दोनों को विश्व सुंदरी मानूंगा, क्योंकि आपका काम जो है, आपका काम बताता है कि आप कितने सुंदर हैं, आप कितने बेहतर हैं। वही बात सैनी साहब ने कही है। सर, एक और चीज़ है जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। मेरे पास एक नौकरी है जो मुझे जीवन की सुरक्षा देती है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये सब करते हुए मन शांत नहीं है। जिस समाज ने हमारा निर्माण किया है, मैंने उसके लिए क्या किया। शायद यही सोच के आप बस्तर चले आए, और जैसा आपने जिक्र किया, जितना मैं समझ पाया, गांधी जी से कुछ बात हुई थी आपकी? विनोबा जी से जी, संत विनोबा भावे से जी। वहां से आपने ये फैसला किया, तो हम समाज के लिए क्या करें? क्योंकि आज सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप, तो वो जो शेर रहते हैं वो दिल टूटे वाले शेर रहते हैं युवाओं के, कि दोस्त भरोसे लायक नहीं है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। और दूसरे वो रहते हैं कि तू कितने सितम ढाले, हम तो उभर के सामने आएंगे, लेकिन वो मुझे फर्जी लगते हैं, माफ कीजिएगा। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जिंदगी बहुत रंगीन है और जिंदगी के फेस अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग परिवारों में, किंतु दुनिया भर में जो एक पारिवारिक संस्कार होता है, एक पारिवारिक सोच होती है, उसका असर पड़ता ही है। और दूसरे जो संसाधन हमारे पास में आ जाते हैं और कुछ नए संसाधन आते हैं, और जब हम उसमें दुनिया के दूसरे रंगीन भी देखते हैं, अपने परिवार के, अपने देश के, अपने समाज के संस्कारों के अलावा जब दूसरी बातें भी हमारे सामने आती हैं, तो निस्संदेह रूप से वो नवीन होने के कारण हमारा आकर्षण बढ़ता है। और हर नई चीज़, हर नया परिवर्तन आकर्षण पैदा करता है, कल्पना पैदा करता है, सोच पैदा करता है, चिंतन पैदा करता है, और कुछ व्यवहार और आचार्य पैदा करता है। उसमें से हम किसको छाटें, ये सवाल है मुख्य, जिसको हमारे यहाँ महाभारत में एक छोटी सी बात कही गई है, और ये छोटी सी बात है वो, कि महाजनीन गथा से पंथा, महापुरुष लोग जिस रास्ते जाते हैं वही रास्ता श्रेष्ठ होता है। एक छोटी सी बात कहकर समाप्त कर दिया। दूसरा कहा कि आप चाहे जितने परिवर्तन के बीच में गुजर रहे हों, लेकिन अगर आप ये याद रखते हैं, यह अर्थ शुद्धि से सर्व शुद्धि, शुद्ध अर्थ कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थ को शुद्ध तरीके कितने किए जाएं, कितना शुद्ध है छोड़ दीजिए, आप अभी आप क्या कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अर्थ शुद्धि के लिए कोशिश कीजिए कि मेरा अर्थ उपार्जन कितना स्वच्छ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। अगर वो आप करते हैं
तो आपको उस हर पैसे की कीमत महसूस होगी और उससे आप आदान प्रदान में, क्योंकि अर्थ परिश्रम के साथ जुड़ा होता है, बुद्धि के साथ जुड़ा होता है, तो ये जो आदान प्रदान होता है, इस आदान प्रदान में आप लोग ये सोचें कि देश मुझे दे रहा है, मैं देश को क्या दे रहा हूँ, समाज मुझे दे रहा है, मैं समाज को क्या दे रहा हूँ, दुनिया मुझे क्या दे रही है, मैं दुनिया को क्या दे रहा हूँ। तो संभव है कि आप बहुत सारे उलझते हुए कांटे पीटे में से उलझते आप एक अच्छा रास्ता बना ही लेंगे। आज जिधर चलेंगे उधर रास्ता बन जाएगा, चाहे जितने कांटे हो, झाड़ियाँ हो, जंगल हो, लेकिन आप रास्ता बना ही लेंगे। और राष्ट्र भी ये रास्ता बनाते हैं और रास्ता बनाने में कई बार भटकते भी हैं और इसको सुलझाते भी हैं। तो इसे चिंता नहीं कीजिए, आप किस स्थिति में हैं, आप चलते चलिए और सोचते चलिए, परिवर्तन को आप चुनौती के रूप में लेते चलिए। निसंदेह रूप से हिंदुस्तान अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी सभ्यता के अनुसार और दुनिया की जो चीज़ें आ रही नई, उनके साथ मिलकर के एक अपना नया रास्ता बनाएगा और नया रास्ता दुनिया को दिखाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है सर। हम बंसल न्यूज़ पर एक कार्यक्रम, मैं युवाओं को ज़रूर कहूँगा, आप जो यहाँ हैं, अवसरनामा हमारा एक कार्यक्रम है जो बहुत पॉपुलर है आप युवाओं में ख़ास तौर पर, और इसमें हम अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से, IAS, IPS और IFS से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं सर कि आखिर सफलता का मंत्र क्या है। एक सवाल हमारा ये भी होता है, अभी 2 हफ्ते पहले हमने महाराष्ट्र कैडर के, मध्य प्रदेश के निवासी एक IPS अफसर से बात की जो 2005 कैडर के IPS अफसर हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, जब मैं आपकी उम्र में था तो अपने पिता से इस बात को लेकर कई बार झगड़ता था कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया। आज मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती, क्योंकि जब मैं कॉलेज गया तो मुझे ये चीज़ और मालूम पड़ी, क्योंकि मेरे साथ जो बैच आया था स्कूल का, वो बैच पूरा इंग्लिश मीडियम था और हम 2 लड़के जो थे वो हिंदी मीडियम से थे। तो वो सब इंग्लिश में पढ़ाई करवाते थे प्रोफेसर्स को बोल के, और हमें समझ नहीं आता था। तो मैं घर जाकर अपने पापा से लड़ता था कि आपने मुझे क्यों अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे अंग्रेजी आती तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, सचिन तेंदुलकर नहीं, तो पता नहीं क्या तो हो ही जाता। ऐसा एक मिसकंसेप्शन हो सकता है आपके दिमाग में। तो उन IPS अफसर ने मुझे बताया कि वो एक गांव मुरैना के पास, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव, जहां खाने पीने का संकट था उनके सामने, उन्होंने ऑटो में कंडक्टर का काम किया। फिर पढ़ाई के लिए ग्वालियर आए तो भिखारी जहां सोते हैं वहां वो सोते थे। फिर और आगे बढ़े, वहां से पढ़ाई शुरू की। वहां पढ़ते पढ़ते उनको किसी ने कहा कि दिल्ली जाकर IAS की तैयारी करोगे तो बहुत अच्छा हो। तो दिल्ली गए, तो दिल्ली में चपरासी की नौकरी की एक लाइब्रेरी थी, और वहां पर चूंकि बड़ी बड़ी कोठियां हैं, दिल्ली वालों की नगरी है, रईसों की नगरी है, तो 1 घंटे में कुत्ते घुमाने का काम करते थे। बड़े लोगों के यहाँ 400 रुपए मिलते थे उनको, 1 घंटे कुत्ते घुमाने का भुगतान उनको होता था। इस तरह से करके उन्होंने, और आखिरी अटेम्प्ट जो था उनका चौथा, उस अटेम्प्ट में उन्होंने IPS क्लियर किया। और इसी दौरान उनकी मोहब्बत भी एक उस लड़की से हो गई जो उनके साथ पढ़ती थी कोचिंग। मैंने उनसे कहा कि सर और सब तो ठीक है, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, ये लड़की कैसे? क्योंकि हम तो ये सुनते हैं कि लड़कियां जो है पैसे वाले, माफ कीजिएगा, ये ऐसा धारणा लड़कों में है, मुझे भी हमेशा ऐसा लगता था, लेकिन जब शादी हुई तो ये धारणा टूटी। मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि महिलाओं का रुझान आर्थिक सुरक्षा की तरफ बहुत होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर सच्चा प्रेम होता है तो एक अच्छी जीवन, आज उनकी जो जीवन संगिनी है सर, वो भी भारतीय रेवेन्यू जो सर्विसेज है, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसकी ऑफिसर है। तो जिंदगी में हार मत मानिए। देखिए सैनी सर जो हमारे साथ में हैं, इनके जो मंत्र हैं और जो आपकी जिंदगी की लड़ाई है, कभी ये मत सोचिए कि आप बस्तर में हैं तो आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु से पीछे हैं, कभी मत सोचिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। सर बस्तर के बारे में हम फिर लौटते हैं। आप बस्तर कब आए? मैं आया 11 अक्टूबर 1976 को। 76। 76। उस समय का बस्तर कैसा था सर? प्राकृतिक सुंदरता और सुरम्यता, और उस समय तो नक्सल मूवमेंट भी नहीं था,
बहुत छोटा सा था, बहुत थोड़ा सा, बहुत मामूली सा। बहुत मामूली सा था जी। उस समय के बस्तर के बारे में कुछ बताइए। बस्तर में आने के बाद में समय पहले मुझे लोहांडी गुड़ा के एक बाजार में जाने का मौका मिला। उस समय में एक ऋण मुक्ति शिविर हम लोगों ने किया था। तो वहाँ 1 महीने हम लोगों ने, मेरे साथ में एक टीम थी 30-40 लोगों की, उसके साथ में हमने काम किया और वहाँ मेरे को अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। वहाँ ऐसे लोग भी थे जिनके पास में 4-4, 5-5 किलो चांदी की ईंटें थी, 4-4, 5-5 किलो की, वो एक जगह गिरवी रखी हुई थी और 100 रुपये में रखी हुई थी। और वो कह रहा था कि मैं हर साल 10-15 रुपये देता हूँ, पर वो उसको छुड़ा नहीं पा रहा था। तो हमने इस प्रोग्राम को उठाया। कृष्णा अग्रवाल करके उस समय एक एसडीएम साहब थे, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की और एक बड़ा शिविर लगाया 1 महीने परिश्रम करके। और बहुत चांदी सोने के जेवर बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसे जैसे ये मंच लगा हुआ है, ऐसे मंच पर रखे हुए थे नाम लिख करके कि ये इसका, ये इसका। उसी समय गलती से कृष्णा अग्रवाल जी से एक सोने की बाली, 2 सोने की बालियाँ थी, वो बड़ी बाली किसी दूसरे आदमी को दिया गई, जबकि उसकी छोटी बालियाँ थी। तो वो बड़े घबराए हुए आए कि सर ये बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या हुआ? बोले इसको छोटी बाली देना था, बड़ी बाली दे दी। मैंने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करिए, बस्तर बहुत ईमानदार है। 1 महीने के सारे सर्वे का हमारा कहना ये है, इसकी ईमानदारी तो ऋषि मुनियों को शर्मा देगी, इतना ईमानदार है ये। उसी समय मैं ये उनसे कह ही रहा था और ये माइक पकड़ा तो 4-5 लोग चले आ रहे हैं, कोटवार, पटेल वगैरह, और वो 2 आदमी लेके आ रहा। और वो बोला कि साहब ये मेरी बाली नहीं है, ये आपने गलत दे दी, मेरी बाली तो दिखता ये है, उसको वो बाली दी। इतनी ईमानदारी तो मैं आदिवासी क्षेत्र में दूसरे के काम किया, लेकिन बस्तर की ये इतनी ऊँचे दर्जे की ईमानदारी मैंने नहीं देखी थी। मैंने यहाँ के लोगों से पूछा कि आप ये ईमानदारी कैसे सीखें? बोले वहाँ ये सीखने की क्या जरूरत है, ये तो हमारी परंपरा में चली आ रही है। तो उसने एक उदाहरण बताया मेरे को कि अगर कहीं किसी की रस्सी गिर जाती है पगडंडी के ऊपर, तो हम उस रस्सी को उलांग के नहीं जाते हैं, पगडंडी को सब मोड़ देते हैं कि जिसकी चीज़ जहाँ गिरी है उसको वहीं मिलना चाहिए, अलग होने नहीं चाहिए। वो ढूंढता हुआ आएगा, उसको वहीं मिलना चाहिए। ये हमारी धारणा है ईमानदारी। में कितनी अच्छी चीज मिली कि ईमानदारी। एक और मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे महिला शिक्षा की प्रेरणा जब यहाँ आई तो स्वाधीनता संग्राम सेनानी 2-3 लोग थे, उन्होंने मुझे कहा था कि बस्तर जब जा रहे हो तो लड़कों की शिक्षा आसान है, लेकिन बस्तर में लड़कियाँ पढ़ती ही नहीं हैं और गांव की तो बिल्कुल ही नहीं आती हैं, तो आपने एक आश्रम लड़कियों के लिए खोलना। तो मैं यहाँ खोलने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ मुझे उत्तर मिलता था लड़की कोई पढ़ाता है क्या? जहाँ मैंने कहा कि लड़की पढ़ने भेजोगे तो मुझे उत्तर मिलता था लड़की कोई पढ़ाता है। अब इस तरह से बहुत परेशान था। उस वहाँ पर वो जो लोहांडी गुड़ा का जो बाजार था, उस बाजार में मैंने देखा अद्भुत नज़ारा था। ऐसा नज़ारा मुझे देखने को, मैं 46 बरस का आया था यहाँ पर, उसके पहले वो नज़ारा मुझे देखने को कहीं नहीं मिला था। और वो ये था कि जो थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाएं थी वो सामान उठाती और अपना पल्ला खोल के रख देती और वो दुकानदार उसमें से पैसे उठा लेता। गिनती का ये गणित का ये हाल था। वो पल्ला खोल दिया, दुकानदार ने पैसे ले लिए और उसने सामान उठाया, वो चल दिया। इस उदाहरण ने मुझे बहुत काम दिया।